स्टूडेंट्स, क्लास 12 कॉमर्स। आज के इस बिजनेस स्टडी के वीडियो में हम चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो लेट स्टार्ट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजर एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर मैनेजर टास्क और ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। मीन्स जो मैनेजर की एक्टिविटीज होती हैं और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं वो दोनों जब एक साथ की जाती है जिस फ्रेमवर्क के अंदर, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इट मीन्स हाउ मैनी एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय वन सुपीरियर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक सुपीरियर के थ्रू या एक सुपीरियर के अंडर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आसानी से कंट्रोल या मैनेज किए जा सकते हैं। कि हर एक सुपीरियर को चाहिए होता है कि वो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को इजीली मैनेज कर सके, इजीली कंट्रोल कर सके। तो जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट होता है, जैसे कोई भी फर्म डिसाइड करती है कि एक मैनेजर के अंदर 10 और 7 एम्प्लॉयज आप सब अपने कंट्रोल करें, तो वो नंबर आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। Now come to the next topic. The next topic is types of organizational structure. Organizational structure are divided into two types. The number one is functional structure and the second one is divisional structure. अब functional structure क्या होता है उसे पढ़ते हैं। When activities or jobs are grouped keeping in mind the function or jobs, then it is called functional structure. जब आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज हैं उनको ग्रुप किया जाएगा फंक्शन के आधार पर, मीन्स फंक्शन के आधार पर उनको ग्रुपिंग की जाएगी, तो वो स्ट्रक्चर आपका कहलाएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के तौर पर जो परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो परचेज डिपार्टमेंट में ग्रुप की गई हैं। जो एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट वगैरह से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ग्रुप की गई हैं। जो मनी फंड्स से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप की गई हैं। तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज हैं आप फंक्शन के आधार पर उनको ग्रुप कर रहे हैं और उनके डिपार्टमेंट में उनको पुट कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर आपका कहलाएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। सेकंड आते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज इन लार्ज इन साइज एंड प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। जब आपका ऑर्गेनाइजेशन लार्ज इन साइज का होगा और एक से ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन करता होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपका ऑर्गेनाइजेशन टेक्सटाइल भी प्रोड्यूस करता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी प्रोड्यूस करता है और आपका ऑर्गेनाइजेशन मेडिसिन भी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज इन साइज में है और एक से ज्यादा गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट। मीन्स जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर रख दी जाएंगी और जो मेडिसिन से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर रख दी जाएंगी और जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर रख दी जाएंगी। क्योंकि तीनों जो गुड्स हैं उनके बनाने के तरीके, उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनके प्रोड्यूसिंग या उनकी मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज बिल्कुल डिफर होती है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट के आधार पर उनके डिपार्टमेंट बना देते हैं। तो ये कहलाता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। Now come to the next topic. The next topic is advantages and disadvantages of functional structure. तो हम स्टार्ट करते हैं पहला एडवांटेज। पहला एडवांटेज है बच्चों ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब है आप किसी एक कार्य में विशेष हैं, आपको किसी एक कार्य में निपुणता हासिल है। हमने पढ़ा था फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर हम फंक्शन के आधार पर ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज करते हैं। मीन्स जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके अंदर फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी। तो सेम डिपार्टमेंट में जब सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज को हम बार बार करते हैं तो हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हैं। तो ये आपका पहला एडवांटेज हो गया। सेकंड है बेटर कंट्रोल विद इन द डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज की जा रही हैं तो यहाँ पर मैनेजर जो होता है या जो सुपीरियर होता है उसके लिए आसानी होती है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को आसानी से मैनेज और कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे सबऑर्डिनेट को कैसी एक्टिविटीज करनी है। नेक्स्ट है आपका मैनेजर ऑपरेशनल इफिशिएंसी। एडवांटेज ये होता है कि जब हम ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हैं इन फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो हम उस एक्टिविटीज से अपने रिसोर्सेज का बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं तो हमें मालूम है हमारी कॉस्ट मिनिमम होगी और हमें एडवांटेज या प्रॉफिट
ज्यादा होगा। तो यहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें मैनेजरल और ऑपरेशनल इफिशिएंसी को भी इंक्रीज करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है आपका इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग का मतलब है जो एम्प्लॉयज किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि हमें उन एम्प्लॉयज को उसी पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी है। तो यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को या सबऑर्डिनेट को ट्रेनिंग देने में भी उनको आसानी होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि पर्सन जो एम्प्लॉयज है मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो इनको प्रोडक्शन से रिलेटेड ही ट्रेनिंग दी जानी है या इनको मार्केटिंग से रिलेटेड ही ट्रेनिंग दी जानी है। तो यहाँ पर जो एडवांटेज है इफेक्टिव ट्रेनिंग का कि हम आसानी से अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। पहला डिसएडवांटेज है प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर हमें मालूम है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ फंक्शन होते हैं और वो डिपार्टमेंट के रूप में काम करते हैं, जैसे मार्केटिंग फंक्शन हो गया, प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, परचेज फंक्शन हो गया, सेल्स फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर जो पहला डिसएडवांटेज ये है कि हर एक डिपार्टमेंट केवल अपने ही ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना शुरू कर देता है, वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव या ग्रुप कॉमन गोल की तरफ ध्यान नहीं देता है। वो यही चाहता है कि हर हालत में मेरा जो डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाए, दूसरे डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो या ना हो। तो यहाँ पर ये इनका डिसएडवांटेज के फॉर्म में काम करेगा। सेकंड है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन फिर वही है कि अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज होती है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनको उनके बीच में तालमेल बिठाने में काफी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट चाहता है या हर एक डिपार्टमेंट अपने को समझता है कि उसका डिपार्टमेंट बहुत सुपीरियर है और उसके वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में भी आप में दिक्कत आती है। नेक्स्ट है आपका इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है यहाँ पर दैट इज नॉट फ्लेक्सिबल। जैसे कि आपको मालूम है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनका एक नैरो पर्सपेक्टिव हो जाता है, नैरो सोच हो जाती है कि उनको अपने ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज पे काम करना है और ध्यान देना है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये प्रॉब्लम आती है कि वो किसी एक डिपार्टमेंट के वर्कर को या एम्प्लॉयज को किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं कर सकता। कभी कभी सिचुएशन आती है कि किसी एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज कम पड़ गए हैं, वहां पर एम्प्लॉयज की जरूरत ज्यादा है, तो वहां पर हम ये फेलियर होता है कि हम किसी दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को किसी अनदर डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है आपका डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। तो यहाँ पर जो आपके डिपार्टमेंट होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस और आपका मार्केटिंग, वो उनकी एक्टिविटीज बिल्कुल अलग अलग होती है। तो अगर किसी केस में या किसी ईयर आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस नहीं मिल पाती है, वो गोल अचीव नहीं कर पाता है, तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो फेलियर का जो रीजन है वो दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डाल देते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट से नहीं, गलती दूसरे डिपार्टमेंट से हुई, इस वजह से कॉमन गोल अचीव नहीं हो पाया। Now come to the next topic, advantage and disadvantage of डिविजनल स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज फंक्शनल स्ट्रक्चर के पढ़े थे। तो स्टार्ट करते हैं पहला एडवांटेज। पहला एडवांटेज आपका प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का मतलब यहाँ पर है कि एज यू नो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी डिपार्टमेंट होते हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं। जैसे कि आपका टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, तो उसके अंदर टेक्सटाइल से संबंधित काम होता है या टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनता है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से संबंधित काम होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के अंदर जो वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को बनाने में स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, और जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज और वर्कर होते हैं वो टेक्सटाइल से संबंधित सामान को बनाने में स्पेशलिस्ट होते हैं। सेकेंड है फास्ट डिसीजन मेकिंग। जब डिपार्टमेंट आपके प्रोडक्ट बेस्ड है और उन डिपार्टमेंट का आपस में कोई फंक्शन से लिंक नहीं है, क्योंकि वो आपस में अपने फंक्शन खुद ही करते हैं, मार्केटिंग का फंक्शन हो या परचेजिंग का फंक्शन हो या सेल्स का फंक्शन हो, तो वो डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट या एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसलिए वो अपने डिसीजन जल्दी से खुद ले लेते हैं। डिसीजन लेने के लिए उनको किसी दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। जैसे कि आपने फंक्शन स्ट्रक्चर में देखा होगा कि वहां पर एक ही प्रोडक्ट बनता है और उसके फंक्शन अलग अलग होते हैं, फंक्शन के आधार पर डिपार्टमेंट बने होते हैं, जैसे मार्केटिंग का डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट का। तो सेल्स डिपार्टमेंट के जो डिसीजन होंगे वो कुछ डिपेंड काय पे होंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट पर। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी ज्यादा होती थी फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर डिपेंडेंसी नहीं होती, जिस वजह से आप फास्ट डिसीजन मेकिंग करते हैं। थर्ड है इसमें अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही या जिम्मेदारी लेना अगर आपने कोई काम नहीं कर पाया है।
फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती थी तो वहां पर कोई भी डिपार्टमेंट फेलियर का रीजन किसी दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर थोप देता था या कॉपी कर देता था कि हमारी वजह से फेलियर नहीं हुआ है, दूसरे डिपार्टमेंट की वजह से फेलियर हुआ है। अब चूंकि डिविजन स्ट्रक्चर के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है, उस प्रोडक्ट के सारे फंक्शन उसी डिपार्टमेंट के अंदर किए जाते हैं, तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी को चेक करना या अकाउंटेबिलिटी को एसेस करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट आपका एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जो ऑर्गेनाइजेशन डिविजन बेस्ड स्ट्रक्चर पे होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को आसानी से एक्सपेंड भी कर सकता है। जैसे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन पहले ईयर टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे काम करता था, अब उसे अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड करना है तो मेडिसिन सेक्टर के अंदर कर सकता है, तो उसको इस डिसीजन को लेने के लिए किसी दूसरे डिपार्टमेंट से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आसानी से अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड कर सकता है। तो ये 4 हो गए आपके एडवांटेजेस। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो पहला डिसएडवांटेज है आपका मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। मोर रिसोर्सेज का मतलब है मोर कैपिटल, मोर एम्प्लॉयज, मोर मशीन्स। जब आपको मालूम है कि डिविजन स्ट्रक्चर के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड आपके डिपार्टमेंट है, तो आपको हर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के लिए हर रिसोर्सेज क्या चाहिए था, अलग अलग चाहिए। इंडिपेंडेंटली आपको सेपरेटली रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ती थी हर डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। तो यहाँ पर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती थी क्योंकि आपको हर डिपार्टमेंट में अपने अपने रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। सेकेंड आपका प्रोडक्ट फोकस्ड डिपार्टमेंट। यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट है वो सिर्फ प्रोडक्ट फोकस होते थे, ठीक है, सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर ही ध्यान देते थे। वो कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन डिपार्टमेंट की तरह या कॉमन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे, या वो डिपार्टमेंट अपने आप को कॉमन फैमिलियर नहीं कर पाते थे। वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट पे ही फोकस किया करते थे। जैसे कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है तो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट में फोकस करता है, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट से पे फोकस नहीं करता, जिस वजह से वो आपस में फैमिलियर नहीं हो पाते थे। नेक्स्ट है इसमें कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है मतभेद। जब एक ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जब अपने डिपार्टमेंट को एलोकेट ऑफ रिसोर्सेज करता है या रिसोर्सेज का आवंटन बांटता है, तो उस समय मतभेद अराइज हो जाते हैं, मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं कि लोगों को लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट को पैसा कम मिला है, मिस टेक्सटाइल डिपार्टमेंट को पैसा कम मिला इस बार और मेडिसिन डिपार्टमेंट को ज्यादा मिल गया। तो इस वजह से इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते थे। लास्ट है आपका इंक्रीज इन कॉस्ट। इंक्रीज इन कॉस्ट का यहाँ पर मीनिंग है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड हैं उनके अंदर कुछ एक्टिविटीज सिमिलर होती है। सिमिलर एक्टिविटीज के कारण डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बढ़ता है, जिस वजह से आपके डिपार्टमेंट की, हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो ये आपके हो गए डिसएडवांटेजेस। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में भेजूंगा। थैंक यू।